बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को मैं खुशामदीद कहूँगी। प्रोग्राम के एजेंडे की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने देखने वालों को बता दूँ एक मरतबा फिर से, प्रोग्राम मुकाबले की पहचान सीनियर और नामवर सहाफ़ी आमिर मतीन साहब ने एक मरतबा फिर से इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है अपने दबंग तज्ज़िये के साथ। बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आमिर साहब, आपने एक मरतबा फिर से प्रोग्राम मुकाबले को ज्वाइन किया और इसकी शान में इजाफा किया। कुछ कहेंगे, फिर हम एजेंडे की तरफ बढ़ेंगे। बड़ी आपकी मेहरबानी। ये मगर 92 चैनल, आपको पता है मैंने अपने टीवी जर्नलिज़म की इब्तिदा यहीं से की, तो इस तरह ही लग रहा है इस तरह के घर वापसी हुई है और कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि इसी स्टूडियो में प्रोग्राम आपके साथ भी बहुत ज़्यादा है, कई साल हमने काम किया है, तो और ताल्लुक़ भी रहा। फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इस टीवी के मालिकान हैं, मियाँ हनीफ साहब, मियाँ रशीद साहब, उन्होंने ताल्लुक़ रखा, इसमें दौरान में कभी ये ताल्लुक़ टूटा नहीं। तो एक किस्म का लग रहा है कि दोबारा इतने सालों का फ़र्क पड़ा ही नहीं है, इस तरह का एहसास हो रहा है। बाद आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। आई होप इट्स अ गुड बिगिनिंग अगेन। इंशाल्लाह बड़ा वार्म वेलकम आपको करेंगे। मगर इसके साथ ही प्रोग्राम मुकाबले के एजेंडे की तरफ हम बढ़ते हैं और एजेंडे में आज तमाम ही तहलका खेज़ खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। पॉलिटिकल इंसाइट के अंदर हम जब जाएंगे तो सबसे पहले खातून जज जो धमकी केस है उसके अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मुआफ़ी को कबूल कर लिया गया है, तौहीन अदालत के नोटिस को खारिज कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने इस मामले को सराहा भी है, मगर इसके साथ साथ जब उनसे असम्बली के हवाले से पूछा गया तो उनका यह कहना है कि मैं असम्बली इसी सूरत में जाऊंगा जब हम सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अगर मौजूदा हुकूमत के लोग सियासतदान नहीं है तो किन से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद है खान साहब, ये भी इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ मुखालिफिन ने तनकीद की खान साहब के ऊपर, मगर मरियम नवाज साहिबा का जब पासपोर्ट वापसी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया तो उसके ऊपर खान साहब ने तनकीद की। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की सियासत में होगा क्या? मिल बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। खान साहब बार बार कॉल के हवाले से खबरें दे रहे हैं, मगर सीनियर सहाफ़ियों की जो इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं उसमें बड़ी इनसाइड स्टोरीज हैं। जो आमिर मतीन साहब ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की है। हम सब ये सवाल करते हैं कि एहतजाज कब होगा, हम सब जानना चाहते हैं कि कौन सी कॉल है, कब आएगी, कब खान साहब मार्च के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करेंगे। तो आज आमिर मतीन साहब ने ये हमारे साथ चीज़ें शेयर करनी है कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात में क्या तासुर उन्हें मिला, खान साहब क्या सोच रहे हैं, आइंदा आने वाले पार्लियामानी सिस्टम, सियासत और इंतखाबात के हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ BRT मंसूबा केस, हल्का खेज खबर यह है कि इस केस को दोबारा खोल दिया गया है। परवेज खटक साहब हों, सूबाई वुज़रा हों, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर बेशतर ऐसे ठेकेदार जिनकी गिरफ्तारी का कवी इम्कान है, कौन कौन गिरफ्तार हो सकता है, सनसनीखेज मालूमात हैं जो आज प्रोग्राम में अपने तमाम देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी नैब के हवाले से जब इसके इख्तियारात को कम किया गया तो तासुर यही था कि ये इदारा शायद बंद कर दिया जाएगा, मगर एक तरफ इख्तियारात महदूद किए हैं, दूसरी तरफ इन्हीं महदूद इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से भर्तियां की जा रही हैं, ये भी इनसाइड स्टोरी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, हद की इज्जत कहें, खातून जज को धमकी केस का जो मामला है, खान साहब की मुआफ़ी कबूल हो गई है, तासुर क्या मिलता है? क्या खान साहब के लिए सब अच्छा है या अदलिया के आज के फैसले तमाम को आप अप्रिशिएट करेंगे? माफ़ी तो पहली बात है कि उन्होंने मांगी नहीं है, वरना ये वो जो तरीक़ाकार होता था कि जी अनकंडीशनल अपॉलॉजी और अपने आप को मैं अदालत के कदमों में फेंकता हूँ, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ऑफ कोर्स उन्होंने इसके रिग्रेट्स किए, उन्होंने कहा जी मेरा ये मतलब नहीं था, काफ़ी इफ्स एंड बट्स थे, तो इसीलिए उनके मुखालिफ जो है बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि जी देखें निहाल हाशमी को, दानियाल को और तलाल चौधरी को, इन सब को जो है नाहल करार दे दिया था और इनको लाडले को छोड़ दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये इसका मुवाजना बनता नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता। पहली बात तो ये है कि ये हर केस की नौयत डिफरेंट होती है, तो आप ये नहीं कर सकते कि जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से क्या फ़ैसला एक आ चुका हुआ है तो इस वजह से लाजिम था कि हाई कोर्ट को उसके मुताबिक नाअहली करते। हाई कोर्ट को देखना होता है, हर केस का तनाजुर मुख्तलिफ होता है, उस तनाजुर के मुताबिक देखना होता है। और तनाजुर के अंदर कंटेम्प्ट की केसेस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंटेम्प्ट करने वाले की नीयत क्या थी।
यहाँ पे ये कि वो वाकई ये कहना चाह रहा था। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि उनका ये मतलब नहीं था, वो ये नहीं करने चाह रहे थे। तलाल वगैरह के केस में वो एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन नज़र आ रही थी और कंसिस्टेंटली वो अटैक आ रहे थे। इनका एक जलसे के अंदर कोई एक जज्बात में ऑफ द कफ जो उनका मौक़िफ़ भी है वो था। तो ये केस मैं समझता हूँ मुख्तलिफ है। दूसरा, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अतर मिनुल्लाह साहब, इनका एक बड़ा माजी रहा हुआ है। ये इंसानी हकूक़ के हवाले से, शख्सी आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके बड़े दाई रहे हुए हैं और ये बड़े रिलक्टेंट होते हैं। मुझे तो कोई केस याद भी नहीं है जिसमें इस तरह के किसी चीज़ में उन्होंने कैद या नाअहली तो छोड़े, जुर्माना भी नहीं किया। तो ये इनमें टॉलरेंस लेवल इनका बड़ा ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि वो जो केसेस गिनवाए जाते हैं तलाल के, दानियाल के, ऑफ कोर्स उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई कि वो 5 साल नाअहल रहे, मगर वो तमाम ही वकला और तमाम ही लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं वो बुरी नज़ीरें हैं। वो अच्छा फ़ैसला नहीं माना जाता उसको कि नॉर्मली ये अदालतें फ़राख दिल होती हैं और ये एक डरावे के लिए ज़रूर ये कंटेम्प्ट के कानून बनाए गए हैं, मगर इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ये मुझे माजी में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी तफसील का भी बताऊँगा कि असलम बेग साहब का जो केस था उसके अंदर जो है वो क्या कुछ नहीं हुआ, जज ने उन्होंने गलती से दे दी थी और उसके बाद बलवा हो गया था। सो ये बहुत एक्सट्रीम केसेस के लिए किया जाता है। तो वो फ़राख़दिली जो है अदालतें दिखाई देती हैं, उसमें उन्होंने फ़राख़दिली नहीं दिखाई थी। और ये मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये केस रीविज़िट होगा और ये नाअहली उसकी बुनियाद पे, तौहीन अदालत की बुनियाद पे जो है ये ख़त्म हो जाएगी। बाकी ये ज़रूर है कि ये मैं समझता हूँ इमरान खान साहब पे इस वक्त बगावत के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, उनके ऊपर तकरीबन हर चीज़ का ही केस है। मगर ये केस मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था कि जिसके अंदर क्योंकि एक नज़ीर सुप्रीम कोर्ट की मौजूद थी, उनको एक नाहल किया जा सकता था। ऑफ कोर्स उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के पे भी जाके अपील भी होनी थी, इतनी आसानी नहीं थी इसके अंदर, मगर ये इसमें नाहल वो हो सकते थे। मेरा ही ख्याल है, और एतजाज़ हसन जैसे बहुत सारे बुकला हैं कि तोशा खाने का लोग कहते रहते हैं कि जी वो नाहलीन की हो जाएगी, बला बला बला। मेरा ख्याल है कि नाहल इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, उसके मतलब वो एक ट्राइब्यूनल नहीं है, वो अदालत नहीं है। और अगर कहीं वो कर भी देंगे तो हाई कोर्ट में जाएगा। नाहल सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और 62(1)(a जिसके तहत ये नाहली हमेशा के लिए की जाती है, उसकी एप्लीकेशन के लिए जो लवाजमात हैं कि वो सबके केसेस खुलेंगे, तोशा खाने का रिकॉर्ड आएगा, और वो अगर रिकॉर्ड खुल गया तो मेरा ख्याल ये इनके ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों के, इनके जब कच्चे चट्टे आएंगे। मैं समझता हूँ ये एक सियासी एक किस्म का ना उनको बदनाम करने के लिए और उनको शर्मिंदा करने के लिए इमरान खान को, और मैं समझता हूँ वो शर्मिंदगी वाला पहलू उसमें बिल्कुल है। उनसे उनके मद्दा ये उम्मीद नहीं करते थे उनसे कि वो जाके बेच के जो है उसको उसका प्रॉफिट लेंगे। वो गैर कानूनी चाहे ना भी हो, अखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ बुरी, मगर वो जो तलवारें लटक रही थी ना नाअहली की, वो मेरा ख्याल कम हो गई है। सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं खान साहब की, एक बड़ा रिलीफ तो उनके लिए है कि किस तरह से उनका नाम खारिज कर दिया गया, नोटिस खारिज हो गया, मगर प्रेशर इस चीज़ ने मुखालिफिन पर और बढ़ा दिया। आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, उसकी कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें कि खान साहब सोच क्या रहे हैं, कितना प्रेशर बिल्ड करेंगे, कोई कॉल देंगे, नहीं देंगे, करेंगे क्या तहरीक इंसाफ वाले? आप मुझे मरवाने वाली कोशिश कर रही हैं। वो ऑफ द रिकॉर्ड सारा इंटरव्यू था और मुझे 35 साल बाद ये मैं ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऑफ द रिकॉर्ड एक मुलाकात का जो है वो आके मैं यहाँ पे आपको ख़बर बनाने के लिए जो ना कहूँ कि इमरान खान साहब ने ये किया था। वो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे वज़ीर आज़म के वक्त एक दिन पहले मुलाकात हुई थी और अब जाके आप देख लें काफ़ी अरसे बाद आज मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है, तो मज़ीद दाखिला बंद करवाएंगे। मगर हाँ, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि मैं वहाँ से क्या तासुर लेके निकला हूँ। तासुर ये लिख रहा हूँ, एक तो ये है कि ये जो अबहाम था कि
आर्मी चीफ के साथ उनकी जो प्रेसिडेंसी के अंदर मुलाकात है, तो वो मोरल ऐसा वो कंफर्म्ड ही है, उसके अंदर कोई अब वो बहस नहीं रह गई। उन्होंने खुद भी पहले भी ये अपने इंटरव्यू में भी कहा कि झूठ मैं बोलता नहीं और सच मैं बोल नहीं सकता। तो ये अब ये तासुर सबका ये क्लियर हो गया है कि उनकी मुलाकात उनकी लाजमी हुई है, और उस मुलाकात की वजह से, ये मेरा तज्जिया है, ये इमरान खान के अल्फाज नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये जो एक्सटेंशन की बातें चल रही थी और नज़र आ रहा था कि शायद पीडीएम भी थोड़ी सी माइल है, और ये जो उनके एकदम से केसेस ख़त्म हो रहे थे, बेलें हो रही थी, साग डार की वापसी हो रही थी, नवाज शरीफ की वापसी की भी बातें हो रही थी सारी, तो वो एक्सटेंशन क्विड प्रो को आगे कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, तो एक्सटेंशन का अगर उनकी तरफ से था तो वो दरार आ गई है, मैं समझता हूँ इस मुलाकात की ख़बर के बाद। और इसीलिए ये मैं ख़बर भी देता जाऊँ आपको कि एक बहुत ही अहम शख्सियत लंदन में इस वक्त मौजूद है, और वो गालबन हो सकता है, काफ़ी इम्कान है कि वो इसके लिए लॉबिंग कर रही हैं, और ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस चीफ साहब को बनवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो वो भी वहाँ पे उनको कायल किया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब को राज़ी किया जा रहा है। और बाकी मुझे जो तासुर मिला कि इमरान खान साहब जो है ना, वो लगता है, ये मैं तासुर कह रहा हूँ, अल्फाज उनके कोई नहीं है, मगर एक आप फीलिंग लेते हैं ना कि क्या फीलिंग है, कि वो उनका ख्याल है कि शायद ये एक्सटेंशन हो जाएगी, और मेरा ख्याल है कि वो ईदर वे दोनों तरह से होती है या नहीं होती, उनको प्रॉब्लम नहीं है। मगर इससे ये जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला कि जलसे के अंदर उन्होंने कह दिया कि जी एक्सटेंशन जो है नए इलेक्शन तक उनको नए चीफ का फैसला नहीं होना चाहिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट इनडायरेक्टली बिलवास्ता उन्होंने एक्सटेंशन की तरफ जो इशारा दिया है, उससे वो एक जो है ना कबूतरों के अंदर बिल्ली उन्होंने ज़रूर छोड़ी है कि अब एक्सटेंशन भी एक तो मुश्किल हो गई है, दूसरा ये है कि वो दराड़ भी आ गई है, अगर वो कर भी देते हैं तो भी थोड़ा सा बैड ब्लड आ गया है, और जो नए साहब भी जो अगर आएंगे, अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो वो भी इस पे शायद हो सकता है इन ख्यालात और उसका वो उनके भी ख्यालात बदलें इससे। सही है, ठीक है, मैं इसके ऊपर मजीद भी कोशिश करूंगी बात हो जाए। आमिर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक से आएंगे, जब क्योंकि तहरीक इंसाफ से मुतालिक बात चल रही है, छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। अक्टूबर का ये महीना तमाम सियासी जमातों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है, और ख़ास तौर पर चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे सियासत के अमल में बड़ी लाइमलाइट के अंदर है। अक्टूबर के पहले 2 से 3 हफ्तों में क्या कुछ बड़ा हो सकता है, तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, कॉल सामने आएगी, लॉन्ग मार्च होगा या फिर असम्बलियों में वापस जाया जाएगा, इस पर बात करने के लिए चेयरमैन इस वक्त तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच, आपको वार्म वेलकम करेंगे प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर। आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर साहब। जी पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा असद उमर का कि इन्होंने मेरा दोबारा 92 पे प्रोग्राम शुरू करने के लिए टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ कि कल कुछ सहाफ़ियों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, ज़ाहिर है उसकी हम मंदरजात मैं तो डिस्कस नहीं कर सकता, पर मैं एक अपना जो तासुर लेके ओवरऑल उसके मतलब बात कर सकता हूँ कि मुझे खान साहब बहुत ज़्यादा पूरे एतमाद नज़र आए, और उनको कोई ऑफ कोर्स उन्होंने आपकी तरह जो है ना वो डरा के रखा हुआ है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे धरना, मगर उसका प्लान ज़ाहिर है हमारे साथ नहीं शेयर किया। मगर एक मुझे नज़र आई कि ये जो हवा है कि जी नवाज शरीफ आ रहे हैं और वो आएंगे तो यहाँ पिक्चर बदल जाएगी, वो उसके लिए बड़ा तैयार हैं, और वो मुझे तो ये महसूस हुआ कि वो चाहते हैं कि ये मिथ भी टूट जाए कि नवाज शरीफ क्या है। मुझे जो आपसे समझना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो आने की भी बात हो रही है, और ये भी बात हो रही है कि एक लीगल प्रोसेस भी है
कि उनकी नाअहली की जो खबरें चल रही हैं कि वो भी दूर हो सकती है। तो मैं उसका तरीक़ाकार के मतलब सोच रहा हूँ कि वो कैसे होगा, कि आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और फिर उसके बाद मैंने गौर किया कि मैं खुदा न खास्ता जसारत नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट की नीयत के ऊपर या कुछ करने, मगर इस वक्त वाडा साहब का केस चल रहा है जो कि परमानेंट नाअहली के मतलब है, और शायद अभी से ही उसके मतलब ये ऐलान हुआ है कि वो डेली बेसिस पे सुना जाएगा। तो मुझे ये एक लगता है कि अगर वो उस फैसले में वाडा साहब को रिलीफ मिलता है तो वो तो फिर नवाज शरीफ साहब भी उससे बरीजुमा हो जाएंगे। आपके ओपिनियन ऑन बोथ दीज पॉइंट्स? देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ की नाअहली का ताल्लुक है, ज़ाहिर है वो एक लीगल प्रोसेस है, वो कोर्ट ने फैसला करना है, वो हमने नहीं करना। कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो हतमी होते हैं और लोगों को सबको मानना पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट का हर फैसला जो है वो अवाम उसको मान जाए कि वाकई इंसाफ पर मबनी है। वैसे भी कानूनन आइन के तहत भी इख्तियार हासिल है लोगों को कि जो फैसला होता है कोर्ट का, एक दो फैसला हो जाए तो उसके बाद उस पर फैसले पर तनकीद करने का हक भी रखते हैं। मतलब उसकी अगर मैं एक्सट्रीम एग्जांपल लूं तो पाकिस्तान में शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो ये समझें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी थी वो कोई इंसाफ पूरा किया गया या वो कानून की बुनियाद पे किया गया। अमूमी तौर पे एक पाकिस्तानी ये समझता है कि ऊपर से एक मिलिट्री डिक्टेटर का दबाव था इसलिए वो फैसला हुआ। तो उससे अवाम क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे, क्योंकि अभी पिछले हमने देखे ना, पिछले एक हफ्ते के अंदर कोई फैसले आए हैं आपकी इसहाक डार की वापसी का, उनके जो वारंट इशू हुए थे वो खत्म हुए, मरियम नवाज का जो फैसला आया, कैप्टन सफदर का, उससे पाकिस्तान के अवाम को तासुर ये मिला कि इस मुल्क के अंदर कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, ताकतवर की हुक्मरानी है, जिसके ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो उसके बाद उसके लिए हर चीज ठीक हो जाती है। तो वो तो कानून की बात है। बट ये जो बात आपने उससे पहले की ना, खान साहब कह रहे थे, ये शायद सबसे पहले मैंने कही थी। मैं कहा यार खुदा का वास्ता को ले ही आओ यार, ये जो हवा बनाया हुआ ना, मुझे माएँ बच्चों को डराती हैं कि सो जाओ वरना बहू आ जाएगा, तो यार ये बहू से हमें डराना छोड़ दो, ले आओ तुम नवाज शरीफ को, लेकर मैदान में आ जाओ। और मुझे यकीन है, मुझे कॉन्फिडेंस है, इस वक्त एतमाद है, इमरान खान और नवाज शरीफ हेड टू हेड मुकाबला 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान कामयाब होंगे। ये अच्छा किया कि आपने अपने सर ले लिया, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा था कि एक ऑफ द रिकॉर्ड में कि उन्होंने गुफ्तगू के अंदर ये कहा कि इमरान खान वो उनको आने दो। मेरा तासुर था ये वाला, और अब पता भी चल गया है कि ये आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ। मगर आपने नाना कहते भी और मेरी तरह कि जी जसारत नहीं कर सकते हम सुप्रीम कोर्ट के मतलब ओपिनियन की, मैं ठीक ठाक ओपिनियन दे भी दिया, जो कभी फैसला आया भी नहीं है कि अगर वो आए तो क्या अवाम का क्या तासुर होगा और आपका क्या तासुर होगा। ये मैं तो डरते डरते इस तरह की बात नहीं कर सकता। मैं तो वो पुराने जो 2 फैसले हो गए, मैं तो उनकी बात कर रहा था, आप ऐसी कुछ अखज़ कर रहे हैं उससे आगे। नहीं, मैं आपको आज वैसे भी शुक्रगुजार हूँ आप आए, मेरे एक बुलवाने की वजह ये भी थी कि जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके अंदर इमरान खान साहब की भी गिरफ़्तारी हो सकती है, जो है बाकी कई आपके ख़िलाफ़ भी काफ़ी पर्चे हुए हैं। तो मैंने कहा मौके का फ़ायदा उठा ले, ये ना पता चले कि बाद में जेल के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको खाना भी पहुँचाएँगे। कितने केसेस हुए हैं आप पे? माई क्वेश्चन इज़ मेरे जी 14 how much is the possibility of your being arrested? देखिए 14 पर्चे कटे हुए, उन 14 पर्चों के ऊपर तो हाँ जी 14 पर्चे हुए हैं। और इल्जामात क्या क्या हैं? गद्दार हैं आप और क्या क्या हैं? सर पता नहीं, अभी जो लेटेस्ट है वो लेटेस्ट तो वो गद्दारी वाला है ना, आर्टिकल 6 वो कह रहे हैं आर्टिकल 6 का चलाएंगे FIA की इन्वेस्टिगेशन। उसके अंदर इमरान खान साहब में और शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तौहीने इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर दिया था तो वो भी इमरान खान मेरे और फवाद चौधरी के खिलाफ था। तो ये इस पता नहीं किस किस किस्म के इस वक्त इल्ज़ाम लग चुके हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल बनता है कि चले अगर मच ले गए तो फिर मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन अगर अडियाला हुआ तो कम से कम कोई नाश्ता तो अच्छा भिजवा ही देना। सर मैं एक सवाल आपसे सर करना चाह रही हूँ असद उमर साहब। सर मुझे ये बताएगा, इमरान खान साहब ने ये बात की है असम्बली के हवाले से, पहले आला अदलिया के भी रिमार्क्स यही थे कि हम यही चाहेंगे कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, असम्बलियों के अंदर बैठ के सियासी जमातें अपने मामलात को सॉर्ट आउट करें। इमरान खान साहब ने कहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत के लिए भी तैयार हैं, मगर ये सियासी लोगों के साथ होंगे, सियासतदानों के साथ होंगे।
शहबाज शरीफ साहब के साथ भी आप लोग बैठने के लिए तैयार नहीं हैं या किसी दूसरी जमात के किसी बड़े रहनुमा के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। पार्लिमानी सियासत में ऐसे कौन सी सियासी जमातें आप समझते हैं या सियासतदान हैं जिनसे आप या खान साहब बातचीत करेंगे और फिर असम्बली जाने के हवाले से सोचा जा सकता है? देखिए, नहीं, हमारी इसके ऊपर पोजीशन बड़ी वाज़ेह है और पिछले 4 महीने से वही पोजीशन है। बार बार मैं तो मेरे ख्याल में 50 टेलीविजन प्रोग्राम में भी बोल चुका हूँ कि देखिए, हमें हमारे नज़र में एक तो ज़ाहिर है लेजिटिमेसी जो हुआ, जिस तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, जो साजिश हुई, हम उसको एक कानूनी प्रोसेस नहीं मानते। जो ज़मीरों की मंडी लगी और सब कुछ उसके अंदर देखा आपने, वाज़ेह बैरूनी मुदाखलत, कौमी सलामती के कमेटी के अल्फाज अगर मैं इस्तेमाल करूँ, वो सब होने के बाद हम इसको हुकूमत को लेजिटिमेट तो नहीं मानते। उसके अलावा आप अगर हमारी ये राय छोड़ दें, ये भी हमारा मानना है कि पाकिस्तान, ये जो सियासी बहरान पैदा हुआ है, ये सियासी बहरान जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान की मईशत जो दलदल के अंदर धंसती चली जा रही है, ये यहां से कोई मईशत का एक्सपर्ट नहीं निकाल सकता जब तक आप सियासत को ठीक नहीं करेंगे। और उसके लिए वाहिद हल जो है वो एक फ्रेश इलेक्शन है। अगर हुकूमत ये ऐलान करती है, अगर हुकूमत कहती है कि ठीक है, हम भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारी यानी पीडीएम की सियासत जो है उसको तो बेड़ा गर्क कर दिया ना, ये पिछले 5 महीने हुकूमत करके तो उन्होंने अपनी सियासत को दफन करके रख दिया, तो हम भी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एक जल्द इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर हम उनके साथ बैठ के बात करने को तैयार है, बिल्कुल कर दें। जो लवाजमात होंगे कि कैसे इलेक्शन कराना है, कब कराना है, एक्सेट्रा, उसमें हम साथ बैठ के बिल्कुल बात करने को तैयार है। सही सही। वैसे मुझे ये तासुर जो मिला वहाँ से इमरान खान साहब से मुलाकात में कि वो बिल्कुल भी उनका मूड नहीं है असम्बलियों में वापस जाने का, और उनका ये जो रवैया है वो मुझे लगा वो ज़ाती जो उनका एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का, वो इमोशंस के ऊपर और ज़ाती गुस्से के अंदर काफ़ी फ़ैसले कर जाते हैं। उसके अंदर सियासी हिकमत अमली इतनी नहीं, जिस तरह पिछले दफ़ा भी आप लोग फ़ैसला करके फिर वापस असम्बलियों में आए थे, तो ये भी कुछ उस तरह का लगता है, पहली बात। दूसरी ये कि मुझे ये तासुर भी मिला कि इमरान खान साहब जो हैं आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन की तरफ माइल हैं। डू यू ऑल्सो शेयर हिज पॉजिटिव एटीट्यूड? नहीं, उन्होंने जो कहा ना, वो हाँ, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है वो नहीं था उनका बेसिक जो पॉइंट था। उनका बुनियादी पॉइंट ये था कि क्योंकि ये जो इस वक्त रजीम बैठी हुई है, इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, उसकी लेजिटिमेसी नहीं है, तो कोई भी बड़ा ये फैसला करेंगे तो वो फैसला पहले दिन कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इसलिए नहीं कि किसको चुना गया है, बल्कि इस बुनियाद पे कि कौन फैसला कर रहा है। इसलिए अगर हमारा अभी भी फैसला हो जाता है, और होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए यही है कि आप एक इंटरिम सेटअप लेके आए, एक फ्रेश इलेक्शन कॉल करें, तो उस पीरियड के अंदर पड़ेगा जिसके अंदर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का भी जिक्र है। अब सुप्रीम कोर्ट पहले ये कह चुका है कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट जो है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, इलेक्शंस के दरमियान जो आती है, वो कोई भी ऐसा फैसला करने की मजाज नहीं है जो एक बहुत अहम नौयत का फैसला हो और जिसके जो मुज़मरात हैं वो एक लंबे अरसे तक देखने पड़े। तो जाहिर है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट उसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर उसको करने के लिए इलेक्शन के बाद तक के लिए एक्सटेंशन देनी पड़े, ताकि नया आर्मी चीफ, नया जो भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आए, जो किसी भी पार्टी का हो, और लेकिन वो अगले 5 साल के लिए इलेक्ट होके आए, वो ये फैसला करे ताकि कंट्रोवर्सी कोई ना हो इसके ऊपर। सही, ठीक है। असद उमर साहब, आप जरा एक अवामी फैसले की भी बात कर लेते हैं। ये लीक्स जब सामने आई हैं, ऑडियो लीक्स, तो उसके बाद साइफर का जो मामला था बड़ा हॉट हो गया। इस पे इमरान खान साहब ने, हमने सबने देखा कि जब आप लोगों की गवर्नमेंट गई तो उसके बाद इमरान खान साहब ने एक जलसे के अंदर उस पेपर को लहराया और बताया कि ये है वो बैरूनी साजिश जिसके तहत हमारी हुकूमत को निकाला गया, हमें इक़्तिदार से बाहर किया गया। अब उन्होंने कहा कि लीक्स आने के बाद साइफर को पब्लिक किया जाए, मगर सीक्रेसी एक्ट जो गवर्नमेंट कहती है, वो कहती है सीक्रेसी एक्ट के तहत आप साइफर को पब्लिक नहीं कर सकते। अवाम क्या फैसला करेगी? पीटीआई क्या सोच रही है? आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? अच्छा जी, ये जो आखिरी काबीना मीटिंग थी, अगर मैं भी इसमें असद एक मिनट मैं भी अगर ऐड कर दूं इसके अंदर कि ये मुझे भी तासुर मिला, और आज मईद पीरज़ादा के इंटरव्यू में भी उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया कि साइफर जो है उसकी जो मास्टर कॉपी है वो फॉरेन ऑफिस में मौजूद है, और हमारे बड़े बुज़ुर्ग दोस्त जो हैं अनवर महमूद साहब ने भी आज मुझे ये बताया, जो कि मुझे काफ़ी लोग गौर नहीं कर रहे थे, कि कॉपी उस एम्बेसी में भी होती है, तो गायब नहीं। मगर आपके ख्याल में ये कितना, ये जो केसेस बनाए जा रहे हैं, तो इसकी बुनियाद पे गिरफ्तारी टाइप हो सकती है? हाउ सीरियस डू यू थिंक दिस केस इज़? अच्छा जी, मैं अभी बात कर रहा था किसी से, तो
उसके अंदर यही जिक्र हो रहा था कि इमरान खान के ऊपर, हमारे ऊपर जो मजा का खेस केस बनाते हैं। मसलन आपको पता है कि एक केस मेरे ऊपर जो बनाया गया वो अभी तक चल रहा है केस, और उस पे तफ्तीशी ने आके गवाही भी दी है, वो अभी भी कह रहा है कि जी मैंने ठीक कहा था। और केस मेरे पास ये है कि F9 पार्क के बाहर खड़ा हुआ मैं इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा था आवाम को, जबकि उस वक्त मैं लाइव टेलीविजन पे मेरी स्पीच नशर हो रही थी दाता दरबार लाहौर के बाहर से। तो ये तो आजकल ऐसे लतीफे हैं जो इस वक्त हमारे खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा बस यही रह गया है कि इमरान खान के ऊपर मत चोरी करने का जो है ना कोई इल्जाम लगने वाला है, बाकी तो कोई नहीं पड़ा। इतना मजा का केस है। जरा से आपकी व्यूअर्स की अगर आप मुझे ज्यादा दे दो, मैं क्विकली ये बता दूं कि ये हुआ क्या था और वो डॉक्यूमेंट किस नौयत का है और कहां होता है। ये मीटिंग हुई अमेरिका में, एक फॉर्मल मीटिंग थी। वो अभी मैं हिना रब्बानी खैर का सुन रहा था कि वो इनफॉर्मल लंचन के ऊपर गुफ्तगू थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फॉर्मल मीटिंग थी, दोनों तरफ नोट टेकर्स बैठे हुए थे, यानी अब सबको पता है कि जो बात हो रही है ये रिकॉर्ड होगी और दोनों हुकूमतों के साथ शेयर की जाएगी। उसकी मीटिंग हो गई, उसके मिनट्स लिए गए और उसके बुनियाद के ऊपर एक साइफर जो उसका टेक्निकल नाम होता है भेजा गया, यानी कोडेड वो भेजा गया टेलीग्राम फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद में। वहां पर वो डिकोड किया गया और उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई और वो फिर जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाता है, जाहिर है फॉरेन ऑफिस फॉरेन मिनिस्टर के पास जाता है। ये हमारा प्रोग्राम का ये आर्गुमेंट हम सुन चुके हैं, तो मुझे कतई कलामी की माफ़, मेरे पास टाइम थोड़ा है तो मैं क्विकली, ये हो नहीं सकता कि आपको बुलाया जाए और इक्तिसादी मामलात ना पूछे जाएं। तो ये डायनामिक्स जो आ गई है और आते सारी डॉलर भी कम हो गया है, मानना पड़ता है और अच्छी बात है, और पेट्रोल की कीमत भी कम हो गई है, और वो इस तरह के इशारे दे रहे हैं कि अनकरीब हनी एंड मिल्क की नहरें यहाँ पे हो जाएंगी और सब मामला ठीक हो जाएंगे और महंगाई का जिन भी काबिल कर लेंगे। तो उसके बाद जो है पीपल, जो आपकी पॉपुलैरिटी है वो महंगाई की वजह से ही हो रही है और ये सब मसलों का हल उनके पास है। अच्छा, ये तो मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ कि अगले 4 हफ्ते में और 3 हफ्ते में इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, वो बढ़ती चली जा रही है। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ा हैंड किया है मिफ्ता के साथ, इसलिए आपने नोट किया होगा मिफ्ता आजकल बहुत नाराज है। उन्होंने क्या किया है कि पिछली दफा जो है वो बिल्कुल प्राइस नीचे लाई जा सकती थी। इंटरनेशनल प्राइस जो है आपको पता है $110 ब्रेंट से वो गिर के जो है वो $90 से भी नीचे आ चुकी थी पहले ही, लेकिन उस वक्त इन्होंने उसको मिफ्ता के को कम नहीं करने दी और उसको रोक के रखा कि जब डार साहब आएंगे तो फिर वो आगे कीमत को कम करेंगे। इसी तरीके से आखिरी 2-3 हफ्ते के अंदर तेजी से रुपया गिरना शुरू हुआ और 214-215 से IMF का मुआहदा साइन होने के बाद एकदम से 240 तक पहुंच गया। अब वहां से डार साहब आए तो उन्होंने कहा ये देखो जी, ये तो वापस आ गया, 226-27 पे आ गया। तो ये तो पहली बात, तो उन्होंने बहुत बड़ा हैंड किया है मिफ्ता के साथ। लेकिन जनाब, जो रियल इकोनॉमी है जिसको असल मईशत कहते हैं, इस वक्त आपकी सनती आउटपुट जो है वो मनफी हो चुकी है। इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी तो 10% से ज्यादा की ग्रोथ हो रही थी, अब वो मनफी है। आपकी पेट्रोलियम की सेल जो है 22% कम है पहले 3 महीनों के अंदर, इस साल के अंदर। जो डोमेस्टिक सीमेंट की सेल्स हैं वो 34% कम है। गाड़ियों की सेल जो है वो 50% कम है। ये हो रहा है इस वक्त मईशत के साथ। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल की तकरीबन 20% टेक्सटाइल फैक्ट्रियां जो है इस वक्त बंद होने को जा रही हैं। पावर लूम का क्राइसिस है, लाखों बेरोजगार हो गए हैं फैसलाबाद के अंदर खास तौर के ऊपर। आपकी एग्रीकल्चर जो है ज़राअत क्राइसिस के अंदर है, किसान सड़कों के ऊपर आया हुआ है। तो ये डार साहब की वो पुरानी आदत है, आपको पता है, फिगर फज करने की। उन्होंने कहा कि बिजली जो है ना पिछले साल से 65% सस्ती हो गई है और उसकी बुनियाद के ऊपर इन्फ्लेशन कम दिखा दी है। तो ये ट्रिक्स से जो है ना रियल इकोनॉमी नहीं फर्क पड़ती, वो जो असल मगर ये डार साहब की एक और बड़ा खासा राव है कि वो उनकी नज़र जो है ना वोटों पे और पॉलिटिकल डिसीजंस पे होती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, ट्रेड बैलेंस बहुत बड़ा इम्बैलेंस छोड़ के गए। तो ये वो पॉपुलर फैसले करना चाहते हैं। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉपुलर फैसले के लिए भी एक गुंजाइश होती है कि आपको सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी तो इंटरनेशनली आप कह सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो कम कर ली, और ओवरली जो है ना ज़मीन डॉलर जो है ना उसकी प्राइस को ऊपर लेके गया था, वो करेक्शन एक हो रही है और मज़ीद होनी चाहिए। मगर व्हाट एल्स, और क्या उनके पास गुंजाइश है कि वो सब्सिडी अगर देते हैं तो IMF का सारा प्रोग्राम वो ख़तरे में पड़ सकता है? वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ $8 बिलियन के ऊपर रिजर्व्स आए हुए हैं। हमारी तारीख की कम तरीन जो लेवल्स हैं उसके करीब करीब इस वक्त रिजर्व्स हैं। IMF से जो पैसा आया था वो पहले 1 महीने के अंदर
तकरीबन तमाम पैसा कंज्यूम हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको पता है कि बॉन्ड मार्केट के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के बॉन्ड जो हैं 2 साल बाद मैच्योरिटी के, वो 60% से ज़्यादा इस वक्त यील्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी आसान अल्फाज में आवाम के लिए ये कि आलमी मंडी जो है वो पाकिस्तान को पैसा देने को तैयार नहीं है। तो आपका 100% दारोमदार जो है इस वक्त IMF और जो आलमी मालियाती इदारे हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पर आए हैं। तो आपके ख्याल में कि अगर वो यहाँ पे बैठ के आपको मुफ्त के पैसे के ऊपर सियासत करने देंगे तो ये नहीं होने वाला। इस वक्त जो है वो छोटे पीरियड के लिए हफ्ते, 2 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के लिए तो आप कोई एक बबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे मईशत और ज्यादा खतरनाक सूरत हाल के अंदर चली जाएगी। सही है। मैं एक मुख्तसर सा सवाल करना चाहूंगी। आजकल जिस तरह अभी आपने बताया कि फैसले जिस तरीके से ये मुकदमात हो रहे हैं, तो उसमें तो किसी की भी गिरफ्तारी का इम्कान हो सकता है। आपके दौर में भी काफ़ी इस तरह के वैसे गिरफ्तारियां और मुकदमात हुए जो कि बड़े डूबियस थे, मगर अभी कुछ ये नया लेवल आ गया जो है, न्यू लेवल। तो उसमें लेट से अगर इमरान खान को किसी भी उसमें कोई डिपेंड करता है कि ये वाकई गिरफ्तारी हो जाती है, तो हु विल लीड इन हिज प्लेस? क्या फिर नेक्स्ट पार्टी आपके हवाले करके जाएंगे, यू बीइंग द जनरल सेक्रेटरी? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि जो आपने कहा ना कि वो हमारे वक्त में भी होते थे, बिल्कुल हमारे वक्त में लोग गिरफ्तार हुए और हमारे वक्त में कुछ लोग ऐसे गिरफ्तार हुए जो उस वक्त भी कुछ लोगों की हमारी हुकूमत के अंदर ये ओपिनियन थी कि ये ठीक गिरफ्तारी नहीं बनती। ये तमाम आप चीजें बातें कर रहे हैं जो नैब करती थी हुकूमत की तरफ से बराह रास्त जो है ना, ये तो बराह रास्त हुकूमत पर्चे बना रही है, ये तो इंटीरियर मिनिस्टर पर्चे बना रही है। और जिस रफ्तार से बन रहे हैं, जिस नौयत के बन रहे हैं, जिस तादाद में बन रहे हैं, इसका कोई अशर अशीर भी नहीं देखा। मेरे ख्याल में तो पिछले 30 साल में नहीं देखा गया। ये पहली दफा ही हो रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। दूसरी, इमरान खान साहब को किस बुनियाद पर गिरफ्तार कैसे करेंगे? कोई वजह होती है, कोई कानून होता है, कैसे गिरफ्तार करेंगे? और मैंने पहले ट्वीट भी किया था कि सोच समझ के ये कदम उठाने की कोशिश करना, वरना पछताओगे। इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है, अगर अवाम को नजर आएगा कि गैर कानूनी गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है, तो वो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छे उसके मुज़मरात नहीं होंगे। तो हुकूमत को सोच समझ के ऐसे फैसले करने चाहिए। ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच सेक्रेटरी। प्रोग्राम का शायद सेगमेंट खत्म करने जा रही है। मैं एक जुमला कह दूं कि जिस तरह आपने कहा गिरफ्तारी जो है, जिस तरह के आपने हालात बताए हैं, तो भैंस चोरी करने पे भी हो जाती है। चलिए हाँ, असद उमर साहब की स्माइल के साथ ही हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए, आपने वक्त निकाला। एक हम ब्रेक से वापस आएंगे। जिस तरह से गिरफ्तारियों के हवाले से आमिर साहब ने भी बात की है, BRT मनसूबा केस दोबारा से खुल गया है। कौन कौन गिरफ्तार हो सकता है, कौन कौन पकड़ में आ सकता है, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नैब के हवाले से आमिर साहब, कहा जाता था कि नैब के रोल को कम कर दिया गया है। अगर मैं ये कहूँ कि इसके परों को काट दिया गया तो बिलाशुबा किसी हद तक दुरुस्त होगा, मगर इसकी तो परवाज़ बहुत ऊंची जा रही है। मामला क्या है? मामला ये है कि इसमें अब कोई शक नहीं रह गया कि ये जो बड़ा ही अनपॉपुलर फैसला था कि इमरान खान से हुकूमत छीनने का, और जिससे कि वो बिल्कुल ही वॉज ऑन हिज वे डाउन, नीचे जा रहे थे, तो उनको एक किस्म का रीसेलेक्ट कर दिया, दोबारा खड़ा कर दिया गया है कि उनकी पॉपुलर वेल जो है ना रिवाइव हो गई है। और वो जानते बूझते मुल्क के हालात देखते हुए, महंगाई देखते हुए, उनके लिए सबसे अहम ये चीज़ थी कि हमारे ऊपर केसेस ख़त्म करवाएं। और वो जिस तरीके से आजकल एक वो जो लॉन्ड्री मशीन लगी हुई है रोज़ की जो है ना, मेरा ख्याल ये कानून तब्दील होने से ही ना सिर्फ ये है कि वो उन्होंने घर का आदमी नैब चेयरमैन लग गया है। पहले जो चेयरमैन साहब थे वो भी कोई फरिश्ता नहीं थे, मगर वो ज़्यादातर उनके जो कान मरोड़े जाते थे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मरोड़े जाते थे कि इसको पकड़ लो, इनको छोड़ दो। तो अब ये फ़र्क ये पड़ गया है कि वो पार्टी लाइन के मुताबिक हो रहा है। और मज़ीद ये है कि उनको कानून बदलने से सिर्फ ये है कि मेरा कई 100 पहले ही लोग निकल चुके हैं,
क्योंकि वो कानून के तब्दीली है कि जी ये भी 50 करोड़ से ज़्यादा का फैसला सिर्फ टच कर सकते हैं, 50 करोड़ की करप्शन को करप्शन ही नहीं माना जा रहा। उसके बाद उसमें और नवाज शरीफ साहब का भी सुन रहे हैं कि उनकी भी वापसी हो जाएगी, डार साहब पहले ही वापस आ चुके हैं, बेलें भी हो रही हैं और काफ़ी वो रोज़ के जो है बसों के निकल रही हैं लोगों की। और यहाँ तक निकल रही हैं कि मैं अभी फिगर चेक कर रहा था कि केपी के अंदर तकरीबन 192 नैब के केसेस थे और तकरीबन जो ये नए कानून के ओनर्स जो है ना, अब वो आदमी मुल्जिम की बजाय नैब को प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल जिसमें नवाज शरीफ साहब छुटते हैं कि वो पहले उन्होंने नहीं बताना कि ये उन फील्ड अपार्टमेंट्स कहाँ से लिए थे, ये नैब को साबित करना है। उसमें 192 में से 185 केस जो हैं वो मुतासर होंगे और उनका बहुत इम्कान है कि वो अदालतों के ज़रिए तमाम मुल्ज़मान जो है ना वो फारिग हो जाएंगे। नाउ स्टोरी ये है कि आप सोचेंगे जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि इसके बाद नैब का बहुत रोल महदूद हो गया, वो हो गया तो फिर करोड़ों और अरबों रुपए का इसका जो बजट है वो भी कम करना चाहिए। मज़े की बात यह है कि वो ऐसा नहीं हो रहा। नैब के अंदर जो है उसको एक्सपैंड किया जा रहा है। ये मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, 55 असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो है ना मज़ीद भर्ती किए जा रहे हैं। अच्छा। 55 असिस्टेंट डायरेक्टर्स का मतलब है उनका ज़ाहिर है ज़ेली स्टाफ भी बढ़ेगा और लोग भी आएंगे और यहाँ तक कि पता नहीं कौन कौन से लोग ऑलरेडी शायद चूज़ भी कर लिए गए हैं कि उनको सेकंड डिवीज़न पे भी चलेगा। सेकंड डिवीज़न की डिग्री हो तो ख़ास तौर पे लिखा है उनके लिए भी काबिल कबूल है। तो ये तो समझ नहीं आती है और गालबन ये 2020 का ये इरादा था जबकि नैब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव नज़र आती थी। अब जबकि नहीं आते तो कुली समझ आता। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि पहली हुकूमत भी ये करती रही, मगर अभी जिस तरह सुन रहे थे आप असद उमर साहब कह रहे हैं वो हम नहीं कर रहे थे, नैब कर रहे थे और वो जो नैब से करवा रहे थे उनका कसूर था, उनका कसूर नहीं था। अभी जो है वो चुन के वो भी जो जिस तरह के केसेस खुल रहे हैं तो बीआरटी का ये खबर मैं वैसे पहले भी ब्रेक कर सकता हूँ मगर आज बड़ी होशरुबा खौफनाक तफसीलात आई हैं कि उसको दोबारा खोला जा रहा है, खुल गया है बल्कि वो। और उसके अंदर एक इंस्पेक्शन टीम ने एक पूरी रिपोर्ट दी है जिसके अंदर बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं या इल्ज़ामात आप कह लें, क्योंकि अभी तक वो अदालतों से फैसला होना है। उसमें परवेज़ खटक साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं, उसके बाद केपी के वज़रा भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, और वो काफ़ी लोग उसके अंदर इल्ज़ामात ये हैं और वो इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं और काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि उसके अंदर जान भी है कि ये 40 करोड़ से 70 करोड़ पे 40 अरब से 70 अरब तक ये प्रोसेस लेके जाया गया। दिया उनको इसलिए था कि जी उनकी बिड बहुत थोड़ी थी और 6 महीने में उन्होंने कहा जी हम बना देंगे। बाद में बिड में कम बिड पे दे के उनको इस तरह की मराहत दी गई कि वो 30 अरब रुपया समझ लें कि वो एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। तो ये ना तो वो ये सस्ता बिड रह गई, दूसरा ये कि 6 माह में नहीं ये कई साल लग गए बनते हुए। और पहले ही वहाँ पे ये कहा जा रहा है, इंस्पेक्शन टीम ने इसको कंफर्म किया है कि वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ पहले ही उसकी जो एक्सपेंशन थी उस सड़क की वो एक मंसूबा आ चुका हुआ था और इसकी कोई वो तुक बनती नहीं है। उसके बाद मज़ीद ठेकेदार और जिस कंपनी को दिया है उसका बड़ा एक डूबियस रिकॉर्ड है। उनको मज़ीद फेवर ये दिया गया कि उनको जो गारंटी मनी एक होती है जो कि जब तक प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है, उनको भी प्रोजेक्ट मुकम्मल क्या शुरू ही हुआ था उनको उनके पैसे वापस कर दिए गए, यानी उन्होंने उसी पैसे से वो बना लिया। और रोज़ शिकायतें आती हैं कि जनाब ये जो है ठीक नहीं बनी, इसका पुल गिर गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये इसका दूसरा लास्ट इसका ये मैं बता दूं कि ये खोला इस तरीके से गया है। पहले बताया जा रहा था कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि ना खोला जाए, तो उन्होंने चेक किया तो पता चला जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ था कि नैब का इख्तियार नहीं है कि वो ऑर्डर करेगा बीआरटी को, जो हाई कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है कि वो बीआरटी की इन्वेस्टिगेशन करे, ये नैब कर सकती है, कोई और कर सकता है। मगर ये उन्होंने हाई कोर्ट को रोका था, नैब को नहीं रोका था। मगर उसकी तशरीह ये की गई कि जी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। तो अब वो जो नई तशरीह आई है, ज़ाहिर है नया हुकूमत है, नई नैब है, तशरीह भी नई आ गई है कि नहीं जनाब ये खोला जा सकता है और ये खुल गया है। और अब देखें ये पहली गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और उसके बाद क्या क्या गिरफ्तारियाँ होंगी।
सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब, मुझे याद पड़ता है कि इसी साल फरवरी के अंदर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था बीआरटी को। फिर इसके अलावा WRI उनकी तरफ से वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, उसने भी 2022 के प्राइज फॉर सिटीज अवार्ड थे, उसके अंदर टॉप 5 के अंदर पेशावर का BRT मंसूबा शामिल था। तो क्या ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं इस केस के लिए, या आपको लगता है कि ये सिर्फ खानापुरी के लिए हो रहा है? नहीं, ये वैसे मैं कहूँ कि जो काफ़ी सारे जो भी आजकल केसेस बन रहे हैं नैब के, वो इतने जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़। वो बिल्कुल बदला लिया जा रहा है, क्योंकि उनके काफ़ी लोगों को भी जो है गिरफ्तार किया गया था और काफ़ी जाली केसेस बने थे, और ये नेक्स्ट लेवल है। मगर इस केस में जान है, इसके अंदर वाकई ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, ये अगले किसी प्रोग्राम में इसकी तफसीलात बताएंगे। जिस तरह की इरेगुलरिटीज़ हैं और जिस तरीके से नवाजा गया है, इसमें आपको पता है एक जिन साहब का नाम प्राइमरी सस्पेक्ट जो हैं वो अली जैदी साहब के दोस्त हैं। अली जैदी साहब उनके ख़ुद वो बताते रहे हैं कि जी मैं उनके घर पे रहता हूँ, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके साथ भी ताने बाने हैं। फिर उस कंपनी का बड़ा डूबियस रिकॉर्ड है, ये अगले प्रोग्राम में मैं इसकी शेयर करूँगा। मगर इसके अंदर जो चीज़ें पॉइंट आउट की हुई हैं वो सीधी सीधी क्रिमिनल हैं। सो ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि आफ्ताब सुल्तान साहब पे ये ज़रूर है कि वो पार्टी के बड़े करीब हैं, मगर कुछ चीज़ें जो कर रहे हैं वो ये वाली चीज़ें कम अज़ कम ये केस जो है वो कायदे के मुताबिक ही है, बल्कि पहले बेकायदगी हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की गैर तशरीह की गई थी, और ये बड़ा सीरियस केस है। इसका अभी तक तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो ज़ाहिर है वज़ीर दफ़ा हैं, तो ये भी एक मिसाल बनेगी। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब भी वैसे तो जेल में रह के आए हुए हैं, तो ये भी एक नई मज़ीद है। मगर इसको फिर बाद में और भी लोगों से जोड़ा जा सकता है, लार्जर लीडरशिप की तरफ भी ले जाया जा सकता है। फेडरल कैबिनेट के और वज़ीर आज़म के दफ्तर के लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। बाकी याद रहे कि इसके अलावा मालन जब्बा का केस जो है आज़म खान साहब पे, उसको भी देखा जा रहा है कि उसके अंदर भी बड़ी डूबियस तरीके से उसको फारिग किया गया कि कमेटी बना दी गई। कमेटी ने कहा कि जनाब ये इल्ज़ाम तो ये है कि ये जंगलात की ज़मीन थी, किसी को दे दी गई। कमेटी ने, घर की बनाई हुई कमेटी ने ये कह दिया कि नहीं जनाब ये तो जंगलात का केस ही नहीं था। सो उसके अंदर भी देखा जा रहा है, और इस बात का भी इम्कान है कि आज़म खान साहब बाय द वे खबरों कि वो आजकल गालबन जनीवा गए हुए हैं, छुट्टी लेके गए थे, और मेरा नहीं ख्याल है कि वो वापस आएंगे। तो ये जो उनके ख़िलाफ़ अंबार इल्ज़ामात के, और ये अक्सर होता है कि इस तरह के हमारे ब्यूरोक्रेट भाई बड़े समझदार होते हैं कि पॉलिटिशियन बेचारे जेलों में फंसे रहते हैं और इस तरह के लोग भाग जाते हैं। और जब वो आएंगे, जब दोबारा अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, दोबारा उनके लिए साजगार हालात हुए, तो आप देखिएगा बड़ी सी पोस्ट लेने आ जाएंगे। सही है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला BRT केस से मुतालिक मजीद भी डिटेल आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर मतीन साहब। मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।